दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। देश में अब अंतिम चरण यानी 7वें चरण का चुनाव होना है। छठे चरण तक का चुनाव हो चुका है और 7वें चरण की तैयारी तेज कर दी गई है। 1 जून को वोट डाले जाएंगे। दोस्तों, 7वें चरण में राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है और राहुल गांधी से लेकर नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। जैसे जैसे चुनाव का समय करीब आता जा रहा है, ठीक उसी तरह से माहौल रोचक बनता जा रहा है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बिहार के उन 8 लोकसभा क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे जहां चुनाव होना है। यह जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि यहां हवा का रुख क्या है, किसका पल्ला कहां से भारी है। दोस्तों, पहले हम उन 8 लोकसभा क्षेत्रों को पहले जान लेते हैं कहां कहां चुनाव होना है। दोस्तों, नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट व जहानाबाद। ठीक है, यहाँ चुनाव 1 जून को आखिरी चरण में होना है। ठीक है दोस्तों, अब आइए लोकसभा क्षेत्रवार हम अपनी बात की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम अपनी बात की शुरुआत सबसे पहले आरा लोकसभा क्षेत्र से करते हैं। ठीक है दोस्तों, आरा लोकसभा क्षेत्र में एक बार फिर से आर.के. सिंह बीजेपी की तरफ से मैदान में है, तो वहीं CPI-ML ने यानी इंडिया गठबंधन ने यहाँ कामरेड सुदामा सिंह को उतारा है। ठीक है दोस्तों, आर.के. सिंह क्या इस बार जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे या सुदामा सिंह जीतेंगे? दोस्तों, जिस तरह के हालात यहाँ बन रहे हैं और जो सियासी समीकरण दिख रहे हैं और राजनीतिक गलियारों से, राजनीतिक पंडितों से जो बातें छन कर आ रही हैं, तो उस पर भरोसा करें तो यह समझ लीजिए कि आर.के. सिंह की राह इस बार आसान नहीं है। कई तरह की चुनौतियां उन्हें मिलती दिख रही है। बावजूद इसके आर.के. सिंह यहाँ मजबूत स्थिति में है। दोस्तों, इस सीट का अपना एक अलग इतिहास रहा है। कभी कांग्रेस का भी यह गढ़ हुआ करता था और बलिराम भगत यहाँ 5 बार चुनाव जीते थे। ठीक है दोस्तों, जातीय समीकरण की भी बात हम करें तो यहाँ सबसे अधिक वोटर्स यादव हैं, उसके बाद राजपूत, मुस्लिम व ब्राह्मण। ठीक है, बावजूद इसके यहाँ कांटे की टक्कर है और जीत व हार का जो फैसला होगा इस बार काफी कम वोटों के अंतर से होगा, जो कि राजनीतिक पंडित बता रहे हैं। ठीक है, अब आइए अगले सीट की तरफ हम चलते हैं, जहानाबाद। दोस्तों, जहानाबाद पर पूरे देश की निगाहें हैं। यहाँ का माहौल त्रिकोणीय होता दिख रहा है। कैसे? दोस्तों, यह सीट
एनडीए की तरफ से जेडीयू के खाते में गई है और चंद्रशेखर चंद्रवंशी जेडीयू के प्रत्याशी हैं। ठीक है, तो वहीं आरजेडी ने सुरेंद्र यादव को मैदान में उतारा है, जबकि यहां बसपा ने पूर्व सांसद अरुण कुमार को टिकट दिया है। ठीक है, वहीं एक और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ कई बागी भी व निर्दलीय भी मैदान में हैं, जो लड़ाई को रोचक बनाए हुए हैं। इस सीट से आरजेडी के पूर्व विधायक मुनीलाल यादव भी मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एक भूमियार समाज के नेता भी मैदान में डटे हुए हैं, यानी आशुतोष कुमार। आशुतोष कुमार के साथ सबसे बड़ी बात यह है, जो राजनीतिक गलियारों से बातें छन कर आ रही है, आशुतोष कुमार के साथ स्वर्ण वोटर अधिक देखे जा रहे हैं। इसके अलावा अन्य वर्गों का भी वोट उन्हें मिलता दिख रहा है, जबकि जेडीयू यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भूमियारों को अपने पक्ष में लाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। सभाएं भी उन्होंने की और भूमियारों को हर तरह से अपनी ओर लाने का प्रयास भी किया। अब ये भूमियार समाज जेडीयू की तरफ कितना गए हैं, यह तो वक्त तय करेगा। लेकिन दोस्तों, जिस तरह के हालात यहाँ बन रहे हैं और जो परिस्थितियां दिख रही हैं, उस पर भरोसा करें तो इस बार यहाँ जेडीयू की राहें काफी मुश्किल है। यहाँ आरजेडी भी काफी मजबूती के साथ मैदान में डटी हुई है। यूं कहें कि यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय नहीं चतुष्कोणीय भी होता दिख रहा है। ऐसे में कौन जीतेगा व कौन हारेगा, यह तो कहना मुश्किल है दोस्तों। लेकिन यहाँ आरजेडी मजबूत स्थिति में दिख रही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि सीट पर सबसे ज्यादा यादव वोटर्स हैं, उसके अलावा भूमियार हैं, ठीक है, उसके बाद मुस्लिम हैं व SC ST के मतदाता हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे बढ़ते हैं, तीसरी सीट की हम बात करते हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं बक्सर। दोस्तों, बक्सर की सियासत में इन दिनों बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ 3 बार के चुनाव में बीजेपी को वोट प्रतिशत 2 गुना से भी अधिक मिली है। फिर भी बीजेपी के लिए यह सीट आसान नहीं दिख रही है। दोस्तों, यहाँ कई तरह के फैक्टर नजर आ रहे हैं। वोटरों में नाराजगी भी दिख रही है। वहीं अश्विनी चौबे का टिकट काटा गया है, जिसको लेकर कई तरह के सियासी कयास भी लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, इस सीट से बीजेपी ने मिथिलेश तिवारी को मैदान में उतारा है, जबकि आरजेडी के सुधाकर सिंह डटे हुए हैं। सुधाकर सिंह प्रदेश अध्यक्ष, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के बेटे हैं। ठीक है, वहीं निर्दलीय ददन पहलवान व पूर्व IPS अधिकारी आनंद मिश्रा भी चुनौती देते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बसपा ने यहाँ अनिल कुमार को मैदान में उतार दिया है। दोस्तों, जिस तरह के हालात दिख रहे हैं और वह समीकरण तैयार हो रहे हैं, या यूं कहें कि राजनीतिक पंडित जो बता रहे हैं, स्थानीय समीकरण को देखते हुए उनकी माने तो इस बार बीजेपी को
यहाँ कड़ी चुनौती मिलती दिख रही है। हालांकि अब भी इस सीट पर बीजेपी मजबूत स्थिति में है, लेकिन मुकाबला कांटे का है। दोस्तों, ददन पहलवान जहां आरजेडी के परंपरागत वोटरों में सेंधमारी कर रहे हैं, तो वहीं आनंद मिश्रा ब्राह्मण वोटरों को अपने पक्ष में लगातार लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बता दूं कि आनंद मिश्रा हाल के दिनों में अपने पद से इस्तीफा दिया था और बीजेपी में ज्वाइन किया था। उनका दावा था कि बीजेपी उन्हें टिकट देगी, लेकिन नहीं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अश्विनी चौबे की नाराजगी बहुत कुछ बयान कर रही है। किसी भी चुनाव प्रचार में वे नहीं देखे, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की सभा में भी वे नजर नहीं आए, जिसको ले कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, जातीय समीकरण की बात करें तो इस सीट पर सबसे अधिक ब्राह्मण है, यानी 4 लाख। ठीक है, वहीं जादव वोटर्स की बात करें 3.5 लाख, राजपूत 3 लाख, भूमियार 2.5 लाख, मुस्लिम 1.5 लाख, दलित 1 लाख व ओबीसी भी। ठीक है, 6 विधानसभा क्षेत्र है इस लोकसभा के दिन, और सब पर इंडिया गठबंधन का कब्जा है। 3 पर आरजेडी, 2 पर कांग्रेस व 1 पर सीपीआईएमएल का कब्जा है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम सासाराम। दोस्तों, सासाराम सीट से इस बार नए चेहरे मैदान में हैं। बाबू जगजीवन राम की यह धरती मानी जाती है। उनका यहाँ एक छत्र राज चलता था और वे 8 बार एमपी निर्वाचित हुए थे, यानी जब तक वे जिंदा थे वे यहाँ के सांसद निर्वाचित हुए, भले पार्टी कोई भी हो। बाबू जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार भी यहाँ 2 बार वर्ष 2004 व 2009 में जीती थी। लेकिन दोस्तों, अभी इस सीट पर बीजेपी का कमल खिल रहा है। यहाँ से बीजेपी ने शिवेश राम को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने मनोज कुमार को मौका दिया है। दोस्तों, यहाँ भी कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। वैसे क्या होगा दोस्तों, वह तो चुनाव होने व मतगणना के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन माहौल काफी रोचक बनता दिख रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि 6 विधानसभा क्षेत्र इसके अधीन है, और 6 विधानसभा क्षेत्र में अगर वोटर्स की बात करें, जातीय समीकरण की बात करें, तो यहाँ स्वर्ण वोटर्स सबसे अधिक हैं 22%, कुशवाहा भी 15%, दलित 20% व मुस्लिम भी 25% है। इसके अलावा ईसाई, जैन व बौद्ध मतदाता यहाँ है। ठीक है दोस्तों, अब आइए बात करते हैं पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से। दोस्तों, पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र अभी के समय में काफी हॉट माना जा रहा है। यहाँ बीजेपी के रामकृपाल यादव मैदान में हैं, तो वहीं आरजेडी की तरफ से मीसा भारती मुकाबला कर रही है। यहाँ कांटे की टक्कर है और माहौल काफी दिलचस्प हो गया है। हालांकि बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव की राह इस बार आसान यहाँ नहीं दिख रही है। आपको बता दूं कि 6 विधानसभा क्षेत्र है और सभी पर महागठबंधन का यानी इंडिया गठबंधन का कब्जा है। दोस्तों, जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ 24.24% जादव हैं, मुस्लिम 10% हैं, कुर्मी 7%, भूमियाद भी
22% व अंक 23%। ठीक है दोस्तों, लेकिन इतना आप समझ लीजिएगा, पाटलिपुत्रा की लड़ाई आसान नहीं है। किसी क्षेत्र में मीसा भारती मजबूत पड़ रही हैं तो कहीं रामकृपाल यादव भी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। दोस्तों अब आते हैं काराकाट। दोस्तों काराकाट का माहौल काफी दिलचस्प है। यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई दिख रही है। एनडीए की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा मैदान में हैं, जबकि भाकपा माले ने राजाराम कुशवाहा को मौका दिया है। वहीं निर्दलीय भोजपुरी स्टार पवन सिंह भी मैदान में डटे हुए हैं और लड़ाई को एक नया रूप दे रहे हैं। इसके अलावा AIMIM ने भी प्रियंका भारती को मैदान में उतार दिया है। दोस्तों जिस तरह के हालात व सियासी समीकरण यहाँ बन रहे हैं और जो राजनीतिक पंडित बता रहे हैं उनकी माने तो इस बार उपेंद्र कुशवाहा की राह आसान नहीं दिख रही है। कई तरह की चुनौतियों से उन्हें जूझना पड़ रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि उपेंद्र कुशवाहा यहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। भाकपा माले ने राजाराम कुशवाहा, वो भी कुशवाहा समाज के ही हैं, मैदान में उतारकर कई तरह के संदेश भी देने का काम किया है। वहीं पवन सिंह की माने तो पवन सिंह क्या कहना है, उनके फैंस, उनके फॉलोअर्स इतने हैं कि सभी प्रत्याशियों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे दोस्तों जीत किसकी होगी यह तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पवन सिंह यहाँ काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। दोस्तों इस लोकसभा क्षेत्र का दिन 6 विधानसभा है और सभी पर महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन का कब्जा है। जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ 3 लाख यादव है, कुर्मी कोयरी 2.5 लाख है, राजपूत 2 लाख है, ब्राह्मण 75,000 है, भूमियार 50,000 है और मुस्लिम 2.5 लाख है। ठीक है दोस्तों, अब आइए और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के बारे में। दोस्तों पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का माहौल भी अपने आप में काफी रोचक हो गया है। एक बार फिर भाजपा की टिकट पर यहाँ पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद मैदान में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस सीट से मीरा कुमार के बेटे डॉक्टर अंशुल अभिजीत को मैदान में उतारा है। दोस्तों जिस तरह के हालात यहाँ बन रहे हैं और जो सियासी गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं, तो उसकी माने तो इस बार रविशंकर प्रसाद को काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। उनके खिलाफ नाराजगी भी अलग अलग क्षेत्रों में देखी जा रही है। हाल के दिनों में बख्तियारपुर के रूप समाजी गांव में भी उनका काफी विरोध हुआ था और लोगों ने यहाँ तक कि उनका पुतला भी जलाया था। पूर्व के चुनाव में किए गए वायदे पूरा नहीं होने से लोगों में आक्रोश है। ठीक है दोस्तों, अब आइए यहाँ के जातीय समीकरण की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ सबसे अधिक कास्ट हैं जो बीजेपी के मूल वोटर माने जाते हैं। उसके बाद यादव, राजपूत व अन्य कम्युनिटी के लोग आते हैं। दोस्तों यहाँ का माहौल काफी दिलचस्प व रोचक हो गया है। कौन जीतेगा और कौन हारेगा यह तो वक्त तय करेगा, लेकिन दोस्तों अभी यहाँ रविशंकर प्रसाद मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। अब आइए चलते हैं दोस्तों नालंदा। वही नालंदा जहाँ चुनाव कोई लड़े यानी कैंडिडेट कोई हो, लेकिन इलेक्शन लड़ते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार।
उनका गृह जिला है। दोस्तों, इस बार जेडीयू ने सांसद कौशल कुमार को मैदान में उतारा है, जबकि वहीं इस सीट से CPI-ML ने संदीप सौरभ को मौका दिया है। दोस्तों, सांसद कौशल कुमार 3 बार जीत चुके हैं, जबकि चौथी बार आजमाइश कर रहे हैं। क्या जीत का वो चौका लगाएंगे, इसको लेकर भी कयास जारी है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह के हालात यहाँ बन रहे हैं, जो सियासी पारा दिख रहा है और जो राजनीतिक पंडित बता रहे हैं, उनकी माने तो यहाँ जेडीयू मजबूत स्थिति में है और कौशल कुमार एक बार फिर से बाजी मार सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अपडेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।